गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूजीसी नेट हिंदी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं और अभी हम जून में जो हमारा जून 2024 में जो री एग्ज़ाम हुआ था 4 सितंबर को, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक 2 पार्ट में सॉल्व किया है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख लीजिए। और आज हम उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक, उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण जिंदगी नामा उपन्यास का है। ठीक है, जिंदगी नामा सिलेबस का हमारे उपन्यास है। कृष्णा सोबती जी का यह उपन्यास है, 1979 में आता है। और इस जो ये कथन दिए हुए जिंदगी नामा उपन्यास से संबंधित आपको यहाँ पे 5 कोड दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा जिंदगी नामा से रिलेटेड है, कौन सा जिंदगी नामा से रिलेटेड नहीं है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जिंदगी नामा जो उपन्यास है पंजाबी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तो इसमें जो कथन है वो लगभग मतलब पंजाब की जो बोली है वहाँ की, उससे संबंधित कथन है। मतलब पंजाब की भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ये स्टेटमेंट देखते हैं। सिर हिलाकर कहा, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं, खंडन मंडन हो रहा है, सुनो भी और सुनाओ भी। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका जिंदगी नामा उपन्यास से संबंधित है। देखो, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उपन्यास को लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है, तभी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। आप यह क्या कहते हैं, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका बर्ताव और तरह कैसे समझ सकता था। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, हवा थी उड़ गई, समझा दिया लोगों को कि आपकी मर्जी के बिना आपका पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। सी स्टेटमेंट जिंदगी नामा से संबंधित है। फिर आता है डी स्टेटमेंट, मामला हो सीधा साधा तो अदालत भी लंबी चौड़ी तरास खरास नहीं करती। डी स्टेटमेंट भी आपका जिंदगी नामा से संबंधित है। तो ए, सी और डी ये आपके जिंदगी नामा उपन्यास से संबंधित कथन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके कुछ अधिनियम बने हैं और उनके प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो देखते हैं। राजभाषा अधिनियम ये आपका आता है 1963 में। राजभाषा संकल्प ये आता है 1968 में। मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है ये। मतलब शायद ही किसी बार ये ना पूछा जाता हो, वरना कभी स्टेटमेंट में, कभी ऐसे मिलान में, कभी वन लाइनर में, कैसे भी करके ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका। प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम ये आपका है 1973 में आता है। और राजभाषा नियम ये बनता है 1976 में। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63, मैं बहुत दिन नहीं जीऊंगी, भट्ट थोड़े दिनों की अतिथि हूँ, मेरा एक अनुरोध तुम्हें रखना होगा। यह कथन किसका है। तो ये जो आपका कथन है, पहले तो ये जान लो किससे संबंधित है। ये जो आपका बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है उससे संबंधित है। और बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये कथन आपका निपुणिका से संबंधित है। ठीक है, और इसके जो अन्य उपन्यास कौन कौन से, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। नोट करते चलना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64। छायावाद हिस्टीरिया की भांति हिंदी कविता का एक मानसिक रोग है। छायावाद के विषय में यह जो लाइन है किसने बोली है, या पंक्ति किसने बोली है, तो यह बोली है प्रभाकर माचवे ने। छायावाद हिस्टीरिया की भांति हिंदी कविता का एक मानसिक रोग है। छायावाद को मानसिक रोग किसने कहा है, तो कहा है प्रभाकर माचवे ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन सी पंक्तियां राग दरबारी उपन्यास से संबंधित नहीं है। राग दरबारी उपन्यास से संबंधित पंक्तियां आपसे पूछी गई हैं और ये बताना है कौन सी रिलेटेड नहीं है। ओके, क्रॉस मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, नहीं बताना है क्योंकि। और राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। इसी समय मैं उसे अच्छी तरह देख सका, उसका रंग मैला था परंतु आंखों में अपूर्व माधुर्य था। ए स्टेटमेंट आपका राग दरबारी उपन्यास से संबंधित नहीं है। फिर
देखते हैं बी स्टेटमेंट। मैंने देखा कि वह घटना पुनरावृत्ति की ओर आ रही है, मैं अब स्थिर न रह सका। ये भी आपका राग दरबारी से संबंधित नहीं है, तो ये आपका ए स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट ये दो हो जाएगा। फिर आएगा शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता है। ये राग दरबारी उपन्यास से आपका संबंधित है। ठीक है, डी लाइन जो है ये आपकी मैं और भी चक्कर में पड़ गया, भोला सही देवता भी सही, पर इसमें डरने की बात क्या हो सकती है। ये जो लाइन है ये भी आपकी राग दरबारी उपन्यास से संबंधित नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ए बी डी। ओके, ये स्टेटमेंट जनता शांति चाहती है, हमारी सभ्यता की नींव विश्व बंधुत्व और प्रेम पर पड़नी चाहिए। ये भी आपका राग दरबारी से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो आपका सी स्टेटमेंट है और ई स्टेटमेंट है ये राग दरबारी से संबंधित है। सी स्टेटमेंट राग दरबारी से संबंधित है, ई स्टेटमेंट राग दरबारी से संबंधित है। ये दोनों पॉइंट याद रखना, जब भी अभी आगे नेक्स्ट पेपर होंगे तो पीवाईक्यू ये जब रिपीट होता है तो यही स्टेटमेंट पूछ लेंगे कभी मिलान में कि ये आप किस उपन्यास से संबंधित है ये बताइए। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार कुमायूनी की कितनी उपबोलियां हैं। ओके, तो ग्रियर्सन के अनुसार कुमाऊनी जो है आपकी ये बोली है, उसमें कुमाऊनी की कितनी उपबोलियां हैं। 12 उपबोलियां हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है। ठीक, अगर ये पूछा गया तो आगे चल के कभी भी इन 12 में से नाम पूछे जा सकते हैं, तो 12 के 12 का नाम देख लेते हैं हम। कुमायूनी भाषा को 4 वर्ग में बांटा गया है। पूर्वी कुमायूनी वर्ग, ऐसे ना इसका ग्राफ बना लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ की जगह मतलब पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, ईस्ट की जगह लिख लेना कुमैया, तोरपाली, सिराली, अस्कोटी। ठीक, फिर आता है सेकंड। सेकंड आपका पश्चिमी यानी कि वेस्ट, तो वहां पे लिख लेना खसपर्जिया, कछाई, चौखरगिया, गंगोली, दानपुरिया, फलदा कोटी। ठीक, फिर आता है थर्ड उत्तरी कुमाऊनी वर्ग यानी कि नॉर्थ, इसमें आपकी सिर्फ एक उपबोली आती है जोहारी। दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में सिर्फ एक उपबोली आती है रौच भैंसी। ठीक, इन चारों को ग्राफ बना के रख लेना, तो याद करने में ना आपको डायरेक्शन आसानी हो जाएगी। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन से हैं। आपको सही कथन बताना है। ठीक है, सूर्य को भावाधिपति और सूर्य के प्रेम को जीवनोत्सव कहा था। यूनिट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे संबंधित ये है। सूर्य को भावाधिपति और सूर्य के प्रेम को जीवनोत्सव कहा था, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। ठीक, फिर सेकंड स्टेटमेंट आता है, मान लीला और दान लीला को आनंदोल्लास का विधान कहा था। ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये चीज याद रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम कैसे पूछ लेंगे कि किसको मान लीला और दान लीला को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, तो कहा था आनंदोल्लास। ठीक, और मान लो ये भी ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि किसको, किस लीला को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंदोल्लास का विधान कहा था, तो कहा था मान लीला और दान लीला को। ठीक है, फिर आपका सी स्टेटमेंट ये रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित नहीं है। गोपियों की वचन वक्रता अमर्यादित है, ये नहीं है संबंधित। फिर आता है डी, ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। ठीक, जैसे जैसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं हमारे अंदर संवेदनशीलता जो है उसका स्तर बढ़ता जाता है। तो ये डी स्टेटमेंट भी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, तो आंसर हो जाएगा ए बी डी। ठीक है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद विद्यापति का अनुकरण नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तब ये सही था, क्योंकि ये लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि सूर सागर में दृष्टिकूट वाले पद हैं वो विद्यापति का अनुकरण है, ये शुक्ल जी स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, इन सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, घर घुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। यह कथन किस नाटक से लिया गया है। यह कथन लिया गया आपका आधे अधूरे नाटक से। आधे अधूरे मोहन राकेश जी का नाटक है। ठीक है, यहाँ पे ना मध्यकालीन जीवन की जो त्रासदी होती है, मध्यवर्गीय
मध्यकालीन बोल रहे, सॉरी, मध्यवर्गीय जीवन की जो त्रासदी होती है ना कि हम चिपके रहते हैं चीज़ों से, हमें पता है हम वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, नहीं रह पा रहे, फिर भी उसको छोड़ने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती है और हम हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं कि ये इससे बेहतर मिल जाए, ये इससे बेहतर है। ठीक है, बेसिकली इस आधे अधूरे जो नाटक है इसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है कि एक सावित्री स्त्री होती है, वो फिर उसका पति है जब, और चार अलग अलग पुरुषों का किरदार करते हुए एक ही व्यक्ति किरदार करता है, लेकिन चार अलग अलग पुरुष चार अलग अलग जिंदगियां जी रहे हैं, तो वो सब में एक पूर्ण पुरुष चाहती है। ठीक है, तो इस नाटक के तहत मोहन राकेश जी ने ये उद्देश्य दिया कि कोई भी पूर्ण नहीं है, सब में कुछ कमियां हैं और सब में कुछ अच्छाइयां हैं। ठीक है, तो अगर किसी को भी पूर्णता की तलाश है तो पूर्ण जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। ओके, कहीं ना कुछ कमी है जरूर, हर चीज में है। ठीक है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, परफेक्शन शायद ही कहीं आता है, लेकिन परफेक्शन मुझे नहीं लग रहा है कि उसका कहीं भी एग्जिस्टेंस है परफेक्शन का। अमूर्त चीजों में, मूर्त चीजों में परफेक्शन मिल जाएगा, लेकिन अमूर्त चीजों में परफेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपो ही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी नाटक के किस अंक में कही गई है? अंधेर नगरी नाटक किसका? ये भारतेंद्र हरीशचंद्र जी का नाटक है। ठीक है, 6 अंक हैं टोटल, इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं टोटल, इस नाटक में आपके 6 अंक हैं। ओके, ठीक, और ये पंक्ति आपकी कही गई है छठे अंक में। जो नाटक की समाप्ति होती है वो इसी लाइन से ही होती है, एंडिंग पे दी हुई है। ये नाटक हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, छोटा नाटक है, सारे नाटक ही लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जब कंटेंट वाली क्लास करेंगे, और बहुत अच्छे नाटक है, बहुत कुछ हमें सीखने को भी उससे मिलेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? ओके, भाषा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, गलत स्टेटमेंट हमें बताने, मतलब इसमें कौन से संबंधित नहीं है? दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, भौगोलिक सिद्धांत, भू सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत, श्रमण सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं, तो भाषा की उत्पत्ति से एक तो इसमें भौगोलिक सिद्धांत ये संबंधित नहीं है, और दूसरा श्रमण सिद्धांत ये भी संबंधित नहीं। और कौन कौन से संबंधित है ये जरूर नोट कर लीजिएगा। दिव्योत्पत्ति सिद्धांत संबंधित है, भू सिद्धांत संबंधित है, श्रम ध्वनि सिद्धांत संबंधित है। ये ऐसा क्वेश्चन पहली बार पेपर में मिला है, और अभी आगे चल के ये दिसंबर में नहीं तो अभी जो नेक्स्ट अगली बार जून का पेपर होगा उसमें इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा के पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। एक बार ये जो सिद्धांत है इनके प्रवर्तक भी देख लेते हैं, कभी हो सकता है इनके प्रवर्तक के नाम भी पूछ लिए जाएं। दिव्योत्पत्ति सिद्धांत प्राचीन धर्म ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, पू सिद्धांत ये आपका हेनरी स्वीट इसके प्रवर्तक हैं। हेनरी स्वीट, स्वीट सबको बहुत पसंद होती है, तो ऐसे लॉजिक से याद कर लो। श्रम ध्वनि सिद्धांत नोरे ने दिया है। संकेत सिद्धांत रूसो ने दिया है, और गणन सिद्धांत दिया है प्लेटो, हेस और मैक्स मूलर ने संबंधित। ठीक, और एक चीज और इसमें नोट करने वाली है कि भाषा के जो संबंधित सिद्धांत, 3 सिद्धांत तो यहाँ पे दिए हुए थे, बाकी के 2 सिद्धांत यहाँ पे दिए हुए हैं, और एक तो संकेत सिद्धांत और गणन सिद्धांत। ये 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और भाषा से संबंधित है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे। आचार्य शुक्ल की प्रतिज्ञा में केंद्रीय प्रयोग जनता की चित्तवृत्ति है, तथा आचार्य द्विवेदी की प्रस्तावना में ऐसा प्रयोग लोक चिंता का है। यह कथन किस इतिहासकार का है? देखते हैं, ये आपका है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी जी की उन्होंने तुलना करी है, और उसमें बोला है रामस्वरूप, अभी जो लास्ट दिसंबर और जून इनमें देखा गया है ना, इस बार जून का, फिर लास्ट दिसंबर और फिर से पहले जून में रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो बुक है उससे संबंधित बहुत सारे कोट आ रहे हैं पेपर में। ठीक, तो आंख बंद करके अगर ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल नहीं है तो उस पर नहीं जाना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को थिंक करना है कि किससे पूछा गया है। तो शुक्ल की प्रतिज्ञा, हालांकि इसमें तो वैसे भी आप नहीं जाते क्योंकि शुक्ल और द्विवेदी जी की यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना हो रही है। प्रतिज्ञा में केंद्रीय प्रयोग जनता की चित्तवृत्ति है,
और आचार्य द्विवेदी की प्रस्तावना में एक लोक चिंता है। तो यह किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। तो क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, पात्र है और नाटक से संबंधित मिलाना है। आलस से आपका आता है भारत दुर्दशा का, ये अमूर्त पात्र है। भारत दुर्दशा में कुल 19 पात्रों का जिक्र किया गया है, तो ये अमूर्त पात्र आलस से आता है। उसमें एक लाइन आती है कि जो कर्तव्यम सो मर्तव्यम, जो कर्तव्यम सो ही मर्तव्यम, तो दंत कटाकट किम कर्तव्यम, मतलब जो पढ़ता है वो भी मरता है, जो नहीं पढ़ता है वो भी मरता है, तो फिर दांत किट 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 क्यों करना। ठीक है, मतलब आराम से चुपचाप सो, यही जिंदगी है। सबका फेवरेट ऐसा होता है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा, देखते हैं रामगुप्त, ये आपका संबंधित है ध्रुव स्वामिनी नाटक से। ध्रुव स्वामिनी आपका जयशंकर प्रसाद का नाटक है। रेणु मंजरी ये आपके आषाढ़ के एक दिन से संबंधित है। उज्जैनी की जो राजकुमारी होती हैं, बाद में ये कालिदास की पत्नी बनती हैं। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है। दुर्जन बकरी नाटक से संबंधित है और सरेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है बकरी। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। प्रद्युमन विजय नामक एक पद्यबद्ध नाटक किसने लिखा? इस क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि जो प्रद्युमन विजय नाटक है पद्यबद्ध, यानी कि जो काव्य पंक्तियों में लिखा गया है, तो वो किसने लिखा है? ये लिखा है आपका गणेश कवि ने। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। शकुंतला नेवाज का नाटक है। शकुंतला नाटक के नाटककार कौन है? नेवाज। कंस वध के नाटककार हैं बनवारी। आनंद रघुनंदन के विश्वनाथ सिंह। सबल सिंह चौहान के ऋतु संहार। ठीक है, ये बाकी के भी याद रखिएगा, जो इनके नाटक कौन कौन से हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सभी, और अभी अगली बार जब पूछेंगे तो इसमें से किसी का उठा के पूछ देंगे। नेक्स्ट 74, चांद सूरज के विरन किस विधा की रचना है? ये आपकी संस्मरण है। संस्मरण और देवेंद्र सत्यार्थी की ये रचना है। ठीक है, चांद सूरज के बिरन संस्मरण है आपका, और किसकी है? ये है आपके देवेंद्र सत्यार्थी की। संस्मरण नहीं, ये आपका आत्मकथा है। बी ऑप्शन होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, ये आपका आत्मकथा है, देवेंद्र सत्यार्थी की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को जन्म वर्ष के अनुरूप पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जो काव्य शास्त्री हैं, ऐसे खूब क्वेश्चन, एक दो से तीन क्वेश्चन ऐसा पेपर में रहता है, जो आपके जो लेखक लगे हुए हैं सिलेबस में, उनसे उनका जन्म अनुसार उनको सीक्वेंस में लगाने को पूछ लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आएंगे लॉन्जाइनस, ये आपके पहले या तीसरी शताब्दी के माने जाते हैं। फिर आएंगे जॉन ड्राइडन 1631 में। फिर आएंगे आपके सैमुअल जॉनसन 1709 में, और विलियम वर्ड्सवर्थ ये आपके आते हैं 1770 में। फिर आएंगे आपके बेनादत्त क्रोचे 1866 में। यहाँ पे सबका ये है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, ये आपका जो है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं और उसके प्रवर्तक से संबंधित आपको पूछा गया है। ये क्वेश्चन 24 में आया था, जून में, री एग्जाम के टाइम। फिर आपको ये जो आपका जून में पेपर हुआ है 2025 में, उसमें ये फिर से पूछा गया है। 24 में पूछा गया है, 25 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अंतर विरोध आता है, अंतर विरोध के प्रवर्तक है क्विंथ ब्रुक्स। इसको ऐसे एज इट इज याद करना होगा। अंतर विरोध शब्द के प्रवर्तक कौन है? क्विंथ ब्रुक्स। अनेकार्थता शब्द का प्रवर्तक कौन है? विलियम एम्सन। तनाव एलन टेट। विरोधाभास रॉबर्ट पेन वारन। चारों इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट आता है 77। आदि अंत जस कथा अहै, लिखि भाखा चौपाई कहे। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति आपकी मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। क्या है? आदि अंत जैसी कथा है, लिखी भाखा चौपाई कहे। भाखा का तात्पर्य यहाँ भाषा से है। ठीक है, तो ये किसकी है? जायसी की है। और जायसी आपके कौन से कवि हैं? ये प्रेमास्त्री शाखा से संबंधित कवि हैं। ठीक है, और जायसी जी की रचनाओं की अगर बात करें, तो आखिरी कलाम इनकी रचना है, कन्हावत इनकी रचना है, कहरानामा इनकी रचना है, अखरावट इनकी रचना है, चित्ररेखा इनकी रचना है। पद्मावत तो सिलेबस में लगी है, इसमें 57 खंड है टोटल।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित कथन मैला आंचल उपन्यास से है, इन्हें क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखो जरा, एनटीए मतलब क्या दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैला आंचल ठीक ठाक पेज का एक उपन्यास है, 84 पात्र हैं टोटल मैला आंचल में, ठीक है, और आंचलिक उपन्यास है। कोई बात नहीं, देखते हैं। उसमें कुछ लाइनें दी हुई हैं, अब उसका आपको क्रम बताना है उपन्यास में। ये हो जाता है, आपने अगर पूरा मैला आंचल पढ़ा है तो आप 70% केस में ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे। लेकिन कोई उपन्यास, तुम उपन्यास के जैसे पढ़ते हैं ना, एक पूरी लाइन दी हो तब भी हम सीक्वेंस में लगा सकते हैं, लेकिन ये 4-4 3-3 वर्ड दिए हुए हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब उपन्यास को कोई रट नहीं लेगा, ये भी बात है। उपन्यास हम बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें रटने जैसा तो एकदम दिमाग में जाता ही नहीं है, खो के पढ़ते हैं हम उसको एकदम। चलो देखते हैं सीक्वेंस। चलते चलते पगु थका, ऑप्शन ए होगा आपका। फिर आएगा आपका नगर रहा नौ कोस, फिर आएगा बीच ही में डेरा पड़ा, फिर कहाँ कौन का दोख, लास्ट में आएगा उल्टी जग की रीति, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79, आचार्य विधुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार पाली शब्द की व्युत्पत्ति है। इस क्वेश्चन को अगर समझेंगे, जो पाली शब्द है हमारा, पाली भाषा से रिलेटेड हमारा शब्द है, तो अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने पाली शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्द से मानी है। तो अब उसका अपभ्रंश होते होते शब्द उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि आचार्य विधुशेखर ने किससे मानी। आचार्य विधुशेखर ने मानी है पंक्ति, पंक्ति, पाती, पाली, पाली, ठीक है। और कुछ अन्य का भी दिया हुआ है, ये देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। भिक्षु जगदीश कश्यप, इन्होंने मानी है पर्याय, पर्याय, पाल्याय। मतलब ये वाला जो आपका सी वाला है, ये जगदीश कश्यप जी का है, ठीक। उसके बाद में आपका ये जो है पाकट पाउल पाली, ये आपका है डी ऑप्शन भंडारकर जी का है। और पाठ पाल पाली, ये ए ऑप्शन आपका भिक्षु भिक्षु सिद्धार्थ का, ठीक है, नोट कर लेना। ये चारों ऑप्शन ऐसे ही पेपर, इसका पीडीएफ ना मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, इसको प्रिंट करा लेना, उसी में आगे मेंशन करते चलना जो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब दोबारा पढ़ने बैठते हैं ना, अगर हमने नोट नहीं किया है आगे, तो हम पूरा फिर पैराग्राफ ही पढ़ने लगते हैं बैठ के। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80, जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। देखते हैं, प्रेम पथिक इनका आता है 1914 में, जयशंकर प्रसाद के सारे ये काव्य संग्रह है, ठीक। प्रेम पथिक आता है हमारा 1914 में, कामायनी आता है 1935 में, जैसे छायावाद का उपनिषद कहते हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी, ओके। झरना आता है 1918 में, और आपका आंसू 1925 में, लहर 1933 में, ठीक है। सबके प्रकाशन वर्ष नीचे दिए हुए हैं, तो इनको याद कर लेना। और जयशंकर प्रसाद की जो पहली कविता है वो सावन पंचक भारतेंदु पत्रिका में कलाधार उपनाम से प्रकाशित हुई थी। तो पहली कविता जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? सावन पंचक है। और कहाँ प्रकाशित हुई थी? भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और किस उपनाम से प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी कलाधार उपनाम से। एक ही लाइन को 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे तो इजीली हमें समझ में आता है। जयशंकर प्रसाद जी की कुछ अन्य कृतियां हैं, उनको देख लेते हैं। और जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम छायावादी कविता है प्रथम प्रभात 1918 में झरना में संकलित है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। प्रथम कविता की अगर बात होती है तो सावन पंचक है, प्रथम छायावादी कविता अगर पूछते हैं तो प्रथम प्रभात, ठीक। अन्य कृतियां इनकी उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, कानन कुसुम 1913, महाराणा का महत्व पूछा जा चुका है 1914 की है ये, चित्राधार 1918, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। यहाँ पे कुछ हमारे कथन हैं वो संबंधित है उपन्यास से, और उनको आपको मैच करना है। मुझे आश्चर्य होता है कि भट्ट किस प्रकार सम्मोहन का शिकार हो गया। तो ये आपका महामाया का कथन है, ठीक है। ये आपके जो मानस का हंस उपन्यास है उससे संबंध नहीं, बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित ये आपके कथन है, बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित। तो पहला स्टेटमेंट महामाया का है,
सेकंड देखते हैं, तुमने मुझे क्षमा कर दिया, ना भट्ट तुम महान हो मैं तुच्छ हूँ, तुमने अवश्य क्षमा कर दिया होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा, ये कथन है निपुणिका का। फिर महाराज आप इस जम्बू द्वीप के सर्वप्रधान चक्रवर्ती राजा हैं, ये कथन है सुगत भद्र का। कह देना भद्र की देवपुत्र तुअर मिलिंद की कन्या आपको प्रणाम कहती है। तो ये भट्टिनी है। भट्टिनी कौन है? तुअर मिलिंद की कन्या है। ठीक, 81 आपका हो गया। बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित आपकी ये चारों लाइनें थी। क्वेश्चन नंबर 82, रस्मो रिवाज भाका कर दुनिया से उठ गया, यह कथन किसका है? मुंशी सदा सुखलाल नियाज। मुंशी सदा सुखलाल नियाज जी कहते हैं कि रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया। ठीक है, उनसे संबंधित है ये। और मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर की थी। इस लाइन को ध्यान से समझ लो, आगे चल के कभी ना कभी पेपर में जरूर पूछी जाएगी कि जो सुख सागर रचना है खड़ी बोली में है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज की है। इतनी चीजें, लेकिन ये किसके आधार पर करी गई? तो ये करी गई विष्णु पुराण के आधार पर इसे रचित किया गया है। ठीक, और जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली गद्य से संबंधित आपके जो चार नाम आते हैं, जैसे छायावाद से संबंधित चार नाम है, ऐसे ही खड़ी बोली से संबंधित चार नाम है। उसमें चारों नाम याद रखना, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, ये चारों आपके खड़ी बोली से संबंधित हैं। ठीक है, और इसमें से जो आपके मुंशी सदा सुखलाल नियाज हैं और इंसा अल्लाह खां, ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। फोर्ट विलियम कॉलेज से आपके कौन कौन से संबंधित थे? लल्लू लाल और सदल मिश्र। क्या याद कर रखना है? इसमें आपकी चार लोग हैं। ठीक, चारों में से दो लोग लल्लू लाल और सदल मिश्र ये आपके फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं, और बाकी के दो लोग आपके फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। ठीक है, लेकिन खड़ी बोली से अगर पूछा जाता है तो इन चारों का नाम आएगा। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, पेरिहुप्सुस एक असाधारण लेख है, लोन्जाइनस के संबंध में किस विद्वान का अभिमत है? पेरिहुप्सुस जो है, पेरिहुप्सुस ये आपकी लोन्जाइनस की रचना है। इसके संबंध में किसने कहा है? ये विमसेट एवं क्लिंथ ब्रुक्स ने कहा है। ठीक, कि पेरिहुप्सुस जो है वो एक असाधारण लेख है। लोन्जाइनस ने उदात्तवाद का सिद्धांत दिया था, और इनका एक कथन है, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 84, राग दरबारी उपन्यास से उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राग दरबारी उपन्यास से संबंधित पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है, लेकिन ये पांच की जो पांचों हैं ये आपके राग दरबारी उपन्यास से ही संबंधित है। देखते हैं आंसर में, इसको हम सीधे देख लेंगे। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। ठीक है, बवासीर के 4 आदम कद अक्षर चिल्लाकर कह रहे थे कि यहाँ पेचिश का युग समाप्त हो गया है। थर्ड आता है, रंगनाथ ने कहा वे दफ्तर वाले बड़े शरारती हैं, कैसी कैसी गलतियां निकालते हैं। 4, कभी कभी जीतने वाला इंसानियत का प्रयोग करता था, वह कहता है क्या इसी का नाम इंसानियत है। 5, पिताजी गीता की बात कर रहे हैं, रूपन बाबू ने सोचा अब देखें यहाँ दरोगा बचकर कहाँ जाता है। ठीक है, तो पांचों के पांचों स्टेटमेंट आपके संबंधित हैं राग दरबारी उपन्यास से। क्रम वाइज इसमें आंसर में दिया है, ये देख लीजिएगा। ठीक, हो सकता है कभी ये रैंडम रिपीट हो जाए, लेकिन एज इट इज ये रिपीट नहीं होगा। इसमें आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन से आपके राग दरबारी उपन्यास से संबंधित कथन है, कौन से नहीं है। ठीक है, इनके कुछ अन्य जो उपन्यास है वो देख लेते हैं। शीला शुक्ल जी के सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्राम घर, अंगद का पाँव। ठीक है, विश्रामपुर का संत है ये, विश्राम घर नहीं है। ये शीला शुक्ल जी के उपन्यास हैं आपके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कुछ आपकी पुस्तक है, ये आपका संबंधित है यूनिट 1 से क्वेश्चन है, और यहाँ पे कुछ रचनाकार हैं, उनको आपको बताना है। इसी पेपर में हमने इनके कथन भी देखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो सैद्धांतिक भाषा विज्ञान है, ये बुक है जॉन लियोन्स की। तुलनात्मक भाषा विज्ञान ये पीडी गुणे की है। ध्वनि विज्ञान ये आपकी गोलोक बिहारी धल की है। वाक्य विन्यास का सैद्धांतिक पक्ष नोम चोम्स्की। ठीक, नेक्स्ट आते हैं
क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86, अर्थालंकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान कीजिए। अर्थालंकार के संबंध में गलत कथन बताने हैं आपको। ठीक, शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकार के हमारे अलंकार होते हैं ना। देखते हैं जो कथन इससे संबंधित नहीं, तो पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से संबंधित हैं। पहले वो पढ़ेंगे जो संबंधित है। जहाँ उपमेय का कार्य उपमान से कराया जाए वहाँ परिणाम अलंकार होता है। अगली बार ये परिणाम अलंकार की डेफिनेशन पूछेंगे। ये आपका अर्थालंकार से संबंधित है। जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का गुण या तात्पर्य भेद से अनेक रूपों या प्रकारों में कथन किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार की बात करी गई। उल्लेख अलंकार क्या होता है? जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का गुण या तात्पर्य भेद से अनेक रूपों या प्रकारों में कथन किया जाए, यानी कि किसी चीज को आप वर्णित कर रहे हो, उसका वर्णन कर रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा उल्लेख अलंकार। ये भी आपका अर्थालंकार से संबंधित है। ठीक है, फिर आपका आता है काव्यलिंग अलंकार में किसी वास्तविक बात को छिपाकर और उसका निषेध कर कोई सत्य असत्य बात कही जाती है। ये आपका अर्थालंकार से संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर आता है जहाँ अप्रस्तुत का कथन करके प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। ये भी आपका संबंधित है अर्थालंकार से। जहाँ उपमेय और उपमान संबंधित दो वाक्यों की धर्म भिन्नता पर भी बिंब प्रतिबिंब में से समानता हो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। ये आपका अर्थालंकार से संबंधित नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? परिणाम अलंकार, उल्लेख अलंकार और हमारा एक क्या है? अन्योक्ति अलंकार। ये तीनों नाम हमें नोट कर लेते हैं। ने है अर्थालंकार, हेडिंग डाल के उसके नीचे। तो अर्थालंकार अगली बार क्वेश्चन डेफिनेशन पूछने के चांस बहुत कम है। अगली बार जब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? अर्थालंकार से संबंधित अलंकार है, 4-5 पॉइंट दे देंगे, उसमें आपको यही तीन उठा के दे देंगे, परिणाम अलंकार, उल्लेख अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। ये आपके संबंधित हैं। कौन से संबंधित नहीं है? तो काव्यलिंग अलंकार संबंधित नहीं है और उदाहरण अलंकार ये अर्थालंकार से संबंधित नहीं है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्री प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914, 1914 में। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जो है ये हरिऔध जी का बोला जाता है और इन्होंने पहले इसका नाम रखा था ब्रजांगना विलाप। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने नाम बदल के कर दिया था प्री प्रवास। ओके, इनके कुछ अन्य काव्य संग्रह हैं वो देख लेते हैं। प्री प्रवास में आपके टोटल 17 सर्ग हैं, ये चीज याद रखिएगा। पारिजात 15 सर्ग, वैदेही वनवास 1940 में आता है। और इनका जो रस कलश है, हरिऔध जी का रस कलश, ये आपका ब्रज भाषा में रचित है, ये याद रखिएगा। यार याद रखना या मत याद रखना, लेकिन ये जरूर याद रख लेना कि रस कलश जो है ब्रज भाषा में रचित है। कभी ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हरिऔध जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है, तो रस कलश। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 88। क्वेश्चन नंबर 88 ध्रुव स्वामिनी नाटक से आपका संबंधित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के संबंध में गलत कथन आपको बताने हैं। यह प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है, तो एकदम सही बात है। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, यह प्रसाद का अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है, मतलब ये आखिरी नाटक है जो लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी। ए स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट हो गया। इस नाटक में अनेक स्थलों पर अर्धवाक्यों की योजना है जो नाटक में सौंदर्य और गहरे अर्थ की सृष्टि करती है। बी स्टेटमेंट जो है ये भी आपका करेक्ट है। ये कैसे पता चलेगा? ये चीज आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी। जब आप ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ोगे तो उसमें आधे आधे वाक्य छोड़े गए हैं। ठीक, तो जब आपने नाटक पढ़ा है, नाटक के पेज पलटे हैं, ये स्टेटमेंट आप तभी कंसीडर कर पाओगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इसलिए नाटक को लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। तो बी स्टेटमेंट है करेक्ट है हमारा, तो ये भी स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शन बचते हैं। इसका कथानक गुप्त काल से संबंध और शोध द्वारा इतिहास सम्मत है। ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, गुप्त काल से ही सम्मत है और ऐतिहासिक नाटकों के लिए प्रसाद जी जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है रंगमंच की दृष्टि से यह नाटक 4 अंकों का है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाटक आपका जो है 3 अंकों का है। ये नाटक
ठीक, ये आपका 3 अंकों का ही नाटक है और इसमें 10 से नहीं है, सिर्फ अंक बदलते हैं। ओके, फिर आता है आपका नेक्स्ट ई स्टेटमेंट है, वो देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी की भाषा में वीरांगना की ओजस्विता नहीं है, बिल्कुल गलत है। ठीक, आप अगर नोटिस कर रहे हो तो नेगेटिव स्टेटमेंट आपके 90% केस में गलत ही हो रहा है। तो जो ध्रुव स्वामिनी है उसमें वीरांगना की ओजस्विता है और कहती है कि मैं कोई दान में देने की वस्तु नहीं हूँ, तो ये वीरता बोलती है उसकी। ओके, तो आपका जो डी और ई स्टेटमेंट है ये ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित नहीं है, मतलब गलत है ये। बाकी के तीनों संबंधित है और इम्पोर्टेंट है। ये जो नाटक है इसका समस्या नाटक इसे बोला जाता है, ये चीज नोट करने वाली है। इसे ध्रुव स्वामिनी नाटक कैसा नाटक है? समस्या नाटक है। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 89। देवनागरी लिपि सुधार के संबंध में घटित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देवनागरी लिपि से संबंधित, इसको हम देखेंगे सीधे आंसर में। एक्सप्लेन करते चलूंगी मैं। ये जो पांचों पॉइंट है ये आपके संबंधित है, देवनागरी लिपि सुधार से संबंधित है। ठीक है, जो हमारी देवनागरी लिपि है जिसमें हम हिंदी लिखते हैं, इसमें क्या क्या सुधार करने चाहिए उससे संबंधित कुछ पॉइंट है जिनके हमें प्रकाशन वर्ष पता करने हैं। तो सबसे पहले आता है बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छपाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट तैयार किया जिसे तिलक फॉन्ट कहते हैं। ठीक, देखो इसको ना एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को। सबसे पहले ये देखना है कि जो तिलक फॉन्ट, बाल गंगाधर तिलक ने जो कुछ फॉन्ट बनवाए थे, अक्षर बनवाए थे, फॉन्ट का मतलब वो कितने फॉन्ट थे? 190 फॉन्ट थे उसमें, टोटल 190 फॉन्ट थे। कब बनवाए थे? 1904 में बनवाए थे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और किस पत्र के लिए बनवाए थे? तो ये बनवाए थे केसरी पत्र के लिए। टोटल कितने टाइपों की छपाई करवाई थी उसमें? 1926 की। ठीक, एक स्टेटमेंट समझ आ गया। सेकंड देखते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य से संबंधित जो सम्मेलन हुआ इंदौर के 24वें अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था? 24वां अधिवेशन था, इंदौर में हुआ था। 1935 में महात्मा गांधी के सभापति में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। तो नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था, 24वें अधिवेशन में हुआ था, 1935 में हुआ था और उसके सभापति कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट। नागरी प्रचारणी सभा ने 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। 1945 में क्या हुई थी? आपकी नागरी लिपि सुधार समिति की गठन हुई थी। फिर यूपी में 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन आपसे 2-3 बार पूछा जा चुका है। एक बार आपसे पूछा गया था कि 31 जुलाई 1947 में किसकी अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति की गठन हुआ था? तो आचार्य नरेंद्र देव के गठन में। ठीक, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आता है 5। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1953 में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया। कहाँ पर नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों का विचार करने के लिए किस जगह लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था और कब हुआ था? 1953 में हुआ था। ठीक है, यूपी सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। ये भी आपका पीवाईक्यू है। ये जो आपका लखनऊ में लिपि सुधार संघ परिषद का गठन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। इसी के साथ हमारा ये जो 4 सितंबर 2024 को हमारा पेपर हुआ था ये कंप्लीट हो जाएगा। नाम मंजरी किसकी रचना है? तो नाम मंजरी रचना है नंद दास की। नंद दास की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बहरे खड़ी। ठीक है, कुछ अन्य रचनाएं हैं वो भी देख लेते हैं। ये सारी इम्पोर्टेंट है। श्याम सरदाई, दास पंचाध्याय, पंचाध्याय, दसम स्कंद भाषा। ओके, ये चार्ट एक है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, गोस्वामी विठल नाथ ने 1565 में 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप कवियों की स्थापना की।
अष्टछाप कवियों की स्थापना किसने करी थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने करी थी। उसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, 4 शिष्य जो थे विट्ठलनाथ के थे। और कब करी थी? 1565 में करी थी। ठीक। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप कवियों का क्रम ये है। तो क्वेश्चन आता है ना, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा गया है अष्टछाप के कवियों का क्रम, तब आप ना इनके जन्म के अनुसार बताओगे, तब आपके कुंभनदास पहले आएंगे। लेकिन अगर आपसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा गया है, तब आपके सूरदास पहले आएंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देख लेते हैं। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, क्षीप स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ठीक है। इनका जन्म स्थान भी, ये पूरा का पूरा जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट करके टेबल के बाद चिपका लेना। फैक्चुअल है, याद करने में थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है। ठीक। ओके। तो इसी के साथ हमारा आज का ये पेपर कंप्लीट होता है। क्लास देखिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके क्लास से संबंधित जो भी सुझाव हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, जिससे मैं आगे की क्लास में वो चीज़ों पे सुधार करूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच।